Hello everyone, this is Akanksha Chauhan from RGCSK. I hope you are all fine and healthy. Before we start our topic, please do like and subscribe our YouTube channel rgcsk.edu. So let's start our topic, pediatric dialysis. पीडियाट्रिक डायलिसिस एक ऐसी डायलिसिस है जिसमें हम बच्चों की किडनी जब ख़राब हो जाती है तो हमको डायलिसिस कराने की ज़रूरत पड़ती है। पीडियाट्रिक का मतलब है जो वो बच्चे जो 18 ईयर्स से कम होते हैं, तो ऐसे बच्चों की अगर किडनी ख़राब हो जाती है तो हमको डायलिसिस करानी पड़ती है। तो उसी के बारे में आज हमारा टॉपिक है पीडियाट्रिक डायलिसिस। नेक्स्ट स्लाइड। किडनी फेलियर इन चिल्ड्रन कैन बी कॉज्ड बाई कंडीशंस सच एज बर्थ डिफेक्ट, infections, kidney injuries and hereditary disease that may be passed from parents to children। किडनी फेलियर अगर किसी बच्चे का होता है किसी भी कारण की वजह से, चाहे वो बर्थ डिफेक्ट जब वो जन्म ले रहा है उस कंडीशन में अगर कोई उसकी किडनी में फेल हो रही है, तब अगर कोई दिक्कत आ रही है किडनी में तो फिर हमको पीडियाट्रिक डायलिसिस कराने की ज़रूरत पड़ती है। इन्फेक्शन हो रहा है, किडनी इंजरीज हो रही है या फिर हेरिडेटरी डिजीज़ यानी वंशानुगत बीमारी अगर उसकी फैमिली में चल रही है किडनी से रिलेटेड, तब अगर कोई भी बच्चा इससे अफेक्टेड है, उसका किडनी ख़राब है, तो हमको डायलिसिस कराने की ज़रूरत पड़ती है उस बच्चे की। एंड स्टेज रीनल डिजीज़, इट मीन्स ESRD इन अ चाइल्ड रिक्वायर अ डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट टू सर्वाइव। ESRD की कंडीशन जब होती है किसी बच्चे में तो हमको डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है उस बच्चे को सर्वाइव करने के लिए। डायलिसिस इन चिल्ड्रन इज़ अ चैलेंज, अगर किसी बच्चे की डायलिसिस हो रही है तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती है उसके खुद के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, इवन जो स्टाफ है उसके लिए भी। It will be an overwhelming experience and associated with anxiety for the children and the family। चिल्ड्रन के लिए और उसकी फैमिली के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है पीडियाट्रिक डायलिसिस करना। नेक्स्ट स्लाइड। जब हम पीडियाट्रिक डायलिसिस की बात करते हैं तो हमें किस तरीके की मॉडलिटी का सिलेक्शन करना चाहिए डायलिसिस की। दो तरीके की मॉडलिटीज़ होती हैं डायलिसिस की, एक होती है हीमोडायलिसिस, एक होती है पेरिटोनियल डायलिसिस। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पिक्चर्स में कि एक हीमोडायलिसिस की मशीन है, इस तरीके से हीमोडायलिसिस होती है, और ये पेरिटोनियल डायलिसिस जिसके आपके अब्डोमेन का यूज़ करके डायलिसिस की जाती है। तो ये दोनों ही मॉडलिटीज़ हैं और ये दोनों मॉडलिटीज़ डिपेंड करती हैं कि आप कितनी एज ग्रुप का बच्चा है। तो ये सब चीज़ें हम ये डायलिसिस की मॉडलिटी सिलेक्शन करने से पहले हम कुछ फैक्टर्स को देखते हैं, उनके बेसिस पर ही हम इन दोनों मॉडलिटीज़ में से सिलेक्शन करते हैं कि हीमोडायलिसिस कराना है कि पेरिटोनियल डायलिसिस कराना है। नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं कि हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ तरीके की डायलिसिस करानी चाहिए, हीमोडायलिसिस या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस। पहला है एज की, उस बच्चे की एज कितनी है। दूसरा जियोग्राफिक लोकेशन, वो किस जगह रह रहा है। थर्ड है आपका मेडिकल कंडीशन, अगर उसे किडनी खराब के साथ साथ कोई और अदर बीमारी भी है तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की डायलिसिस कराएंगे। नेक्स्ट है फैमिली कंपोजिशन, उसका फैमिली का कंपोजिशन कैसा है, जैसे कहीं वो न्यूक्लियर फैमिली है या फिर वो जॉइंट फैमिली में रहता है, ये भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका सोशल सपोर्ट, कि समाज में उसका कैसा सपोर्ट है, तो वो भी एक फैक्टर है जो कि ये डिसाइड करता है कि आप हीमोडायलिसिस करवाते हैं या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस। नेक्स्ट है आपका नेटिव किडनी फंक्शन, उस जो किडनी है उसकी कितनी काम कर रही है, ये भी डिपेंड करता है, ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बनता है कि आप जो चिल्ड्रन है उसकी हीमोडायलिसिस होनी है या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस। नेक्स्ट स्लाइड। हीमोडायलिसिस फैसिलिटी, अगर उस बच्चे की हीमोडायलिसिस हो रही है तो उसमें क्या क्या हीमोडायलिसिस फैसिलिटीज़ होती हैं। एक डायलिसिस की यूनिट होती है और उसमें वाटर मैनेजमेंट यूनिट होती है, तो ये दोनों यूनिट एक हीमोडायलिसिस की फैसिलिटीज़ में होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। तो हम पहले बात करते हैं डायलिसिस यूनिट किस तरीके की होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे की डायलिसिस हो रही है तो एक हीमोडायलिसिस की यूनिट किस तरीके से प्रॉपर होनी चाहिए। देयर आर एनवायरमेंटल फैक्टर विच शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फिजिकल डिज़ाइन। एज अप्रोप्रिएट ब्राइट कलर्स, उस जो पेशेंट है, जो बच्चा, उसके अकॉर्डिंग उसके जो यूनिट है उसका जो कलर है उसके ब्राइट कलर्स के रखने चाहिए। पिक्चर्स जो है डेकोरेशंस होना चाहिए एंड क्रिएट अ कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड वे में वो उसको फील हो वो बच्चा। तो इस तरीके से हमको जो डायलिसिस यूनिट है, अगर किसी बच्चे की डायलिसिस हो रही है उस यूनिट में, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए जिससे कि बच्चा एकदम रिलैक्स रहे, ना कि स्ट्रेस में वो अपनी डायलिसिस कराए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है कि ट्रैवल टाइम टू अ हीमोडायलिसिस फैसिलिटी, जो उसका हीमोडायलिसिस की यूनिट तक आने का जो समय है शुड बी लेस देन 30 मिनट, 30 मिनट से कम होना चाहिए।
और अ हीमोडायलिसिस यूनिट शुड बी लोकेटेड विद 25 मील्स ऑफ द पेशेंट होम। जो पेशेंट है यानी जो बच्चा है उसके घर से लगभग 25 मील की दूरी पर ही वो हीमोडायलिसिस की यूनिट होनी चाहिए, नॉट मोर देन 30 मिनट्स, उसको ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। The same dialysis machine meant for adult can be used for children। सेम डायलिसिस मशीन का यूज़ होता है जैसे बड़े लोगों में यूज़ की जाती है डायलिसिस मशीन, सेम मशीन पीडियाट्रिक वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी सेम मशीन हीमोडायलिसिस की यूज़ की जाती है। द मशीन शुड बी फॉर प्रोविजंस ऑफ लो ब्लड फ्लो एंड वॉल्यूमेट्रिक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। लेकिन उस मशीन में उसका जो ब्लड फ्लो रहेगा वो कम रहेगा और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो हम UF लगाते हैं वो भी कम रहता है। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं वो डायलिसिस यूनिट में होनी चाहिए और ये सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। हीमोडायलिसिस के बारे में बात करें। एडवांस टेक्निकल एस्पेक्ट इन हीमोडायलिसिस एंड द एबिलिटी ऑफ पीडियाट्रिक साइज डायलिसिस एंड द इक्विपमेंट हैव मेड इट पॉसिबल टू ऑफर हीमोडायलिसिस इन चिल्ड्रन विद ESRD। एडवांस टेक्निकल सपोर्ट होना चाहिए, आपकी जो यूनिट है उसमें हर एक तरीके का डायलिसर का साइज़ प्रेजेंट होना चाहिए और इक्विपमेंट होना चाहिए, जिससे कि बच्चे को अगर कोई अगर ज़रूरत पड़ती है एट अ टाइम तो वो फैसिलिटी उस बच्चे को प्रोवाइड हो सके। पीडियाट्रिक हीमोडायलिसिस मस्ट बी डन इन अ वेल इक्विप्ड सेंटर। एक अच्छे खासे एक जिसमें सारी फैसिलिटीज़ प्रेजेंट हो उसी वेल इक्विप्ड सेंटर में पीडियाट्रिक डायलिसिस होनी चाहिए विद द टीम कंसिस्टिंग ऑफ, उस टीम में आपको पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस डायलिसिस नर्सेज होनी चाहिए, टेक्नीशियंस उसमें बहुत एडवांस होने चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, सोशल वर्कर्स होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर एंड डाइटिशियन, वो सारी एक अच्छी खासी टीम होनी चाहिए उस जगह पे जहाँ पे एक पीडियाट्रिक हीमोडायलिसिस हो रही हो। नेक्स्ट स्लाइड। फिर हम बात करते हैं वेस्कुलर एक्सिस इन पीडियाट्रिक हीमोडायलिसिस की। वेस्कुलर एक्सिस होता है जहाँ से हम ब्लड लेते हैं पेशेंट का फॉर हीमोडायलिसिस के लिए। तो वो कौन सा एक्सिस हम सजेस्ट करते हैं। द आइडियल वेस्कुलर एक्सिस फॉर क्रोनिक हीमोडायलिसिस विल बी गुड आर्टीरियोवीनस फिस्टुला इफ़ पॉसिबल। अगर बच्चे का आर्टीरियोवीनस फिस्टुला बन सकता है तो वो एक सबसे आइडियल वेस्कुलर एक्सिस होता है। दिस में बी पॉसिबल इन चिल्ड्रन ओवर 9 ईयर। जो बच्चे 9 साल से ज़्यादा हैं उनमें ये AV फिस्टुला बन सकता है। इफ़ AV फिस्टुला इज़ नॉट पॉसिबल, अगर AV फिस्टुला पॉसिबल नहीं है बनना, कफ्ड वीनस कैथेटर यानी CVC या फिर परमाकैथ विल बी द सेकेंड चॉइस। तो CVC और या फिर परमाकैथ उसका जो है वो सेकेंड चॉइस होगा। द CVC डबल ल्यूमन कैथेटर आर सॉफ्टर। जो CVC का जो कैथेटर होता है वो सॉफ्टर होता है, मोर पायलेबल एंड हैव अ कफ, और उसमें एक कफ होता है इन अ सबक्यूटेनियस पाथ ऑफ द कैथेटर। और उसमें कफ होता है, कफ इस वजह से क्योंकि फिर कैथेटर जो है वो डिस्प्लेस नहीं होता है, तो इस वजह से CVC डबल ल्यूमन कैथेटर को भी हम प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यूज फॉर अ लॉन्ग टर्म डायलिसिस दीज कैथेटर हैव द फॉलोइंग एडवांटेज। अगर हम CVC या परमाकैथ का हम यूज़ करते हैं तो इन कैथेटर्स के कुछ फॉलोइंग एडवांटेजेस हैं कंपेयर टू टेम्परेरी डबल ल्यूमन। अगर हम टेम्परेरी डबल ल्यूमन कैथेटर की अगर हम बात करते हैं तो उनसे ये जो कैथेटर हैं CVC और परमाकैथ के उसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे अलाउ हाई ब्लड फ्लो, उसमें हम हाई ब्लड फ्लो ले सकते हैं। रिस्क ऑफ रीसर्कुलेशन का रिस्क भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लोअर रिस्क ऑफ ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, और ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन भी कम हो सकता है। लॉन्गर लाइफ होती है, नॉट स्टिफनेस भी नहीं होती है आपके CVC और परमाकैथ के कैथेटर्स में। चिल्ड्रन ओल्डर दैन 10 ईयर्स, अगर कोई बच्चा 10 साल से ज़्यादा है एंड अ वेट 20 kg और उसका वेट जो है 20 kg के है, तो आर्टीरियो वीनस फिस्टुला एंड आर्टीरियो वीनस ग्राफ्ट आर प्रेफर्ड इन लॉन्ग टर्म डायलिसिस इज एंटिसिपेटेड। अगर कोई बच्चा जो 10 साल से ज़्यादा है और उसका वेट 20 kg से ज़्यादा है तो फिर हम उसको आर्टीरियो वीनस फिस्टुला और AV ग्राफ्ट के लिए बोलते हैं कि आप ये बनवा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इफ़ द चाइल्ड कम एज इमरजेंसी केस नीडिंग अर्जेंट हीमोडायलिसिस, अगर कोई बच्चा अचानक से इमरजेंसी केस में आता है, उसको हीमोडायलिसिस करनी पड़ती है, देन टेम्पररी कैथेटर यूज, तब हम उससे टेम्पररी कैथेटर का यूज़ हम कर सकते हैं। फॉर चिल्ड्रन विद क्रोनिक किडनी डिजीज, अगर कोई बच्चा क्रोनिक CKD का है, अर्ली प्लानिंग विल हेल्प टू ऑब्टेन एन आइडियल वेस्कुलर एक्सिस। तो आपको पहले से ही प्लान कर लेना है कि आपको एक आइडियल वेस्कुलर एक्सिस जो AVF है उसको हमें बनाना है फॉर लॉन्ग टर्म डायलिसिस के लिए, ठीक है। द राइट इंटरनल जुगलर इज़ प्रेफर, जो राइट इंटरनल जुगलर है उस वेन को हम प्रेफर करते हैं सिंस इज डायरेक्ट एंगल, क्योंकि वो एक डायरेक्ट एंगल बनाती है टू द हार्ट
हार्ट से टू अचीव द हाई ब्लड फ्लो, जिससे कि हमको एक हाई ब्लड फ्लो मिलता है। द कैथेटर शुड नॉट बी प्लेस्ड ऑन द सेम साइड, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि उस कैथेटर को हमें सेम साइड पर प्लेस नहीं करना है जिस हाथ में हमारा एवी एक्सिस, जो एक्सिस हमारा जो बन रहा है एवी का एक्सिस, आर्टेरियोवीनस एक्सिस, उस सेम साइड पर हमें कैथेटर को नहीं डालना है। नेक्स्ट स्लाइड। फिर हम स्पेशल रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं ड्यूरिंग पीडियाट्रिक डायलिसिस कि हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो कैथेटर, द साइज इज़ चूजन डिपेंडिंग ऑन द बॉडी वेट। जो कैथेटर का जो साइज़ है वो पीडियाट्रिक पेशेंट की बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड करता है। द साइज ऑफ कैथेटर इज़ कैलिब्रेटेड इन फ्रेंच गेज और अ फ्रेंच स्केल सिस्टम। जो साइज़ होता है उनका फ्रेंच गेज और फ्रेंच स्केल सिस्टम से लिया जाता है, यानी F करके डिनोट होता है। 1F साइज इज़ वेरी स्मॉल विद डायमीटर 0.3 mm। अगर 1 फ्रेंच का अगर आप कैथेटर लेते हैं तो उसका जो डायमीटर जो रहेगा वो 0.3 mm का रहता है। वहीं अगर हम 9FR या फिर 12FR का हम कैथेटर यूज़ करते हैं तो उसका जो डायमीटर होता है वो 3 और 4। जनरली हम 9 और 12 के बीच के ही कैथेटर्स हम यूज़ करते हैं जिनका हम डायमीटर 3 और 4 mm होता है। थस FR इज स्मॉलर, द ल्यूमन इज आल्सो स्मॉलर। जितना कैथेटर का जो ल्यूमन का जो साइज़ है वो उतना स्मॉलर होगा जितना FR की वैल्यू रहेगी। जैसे आप लोग कैथेटर में देखते हैं जितना साइज़ कम होता है, जितना आपका कैथेटर का साइज़ कम होता है उतना उसका बोर साइज़ बढ़ता है। बट यहाँ पर जो FR का जो स्केल रहता है, अगर FR का स्केल कम है तो ल्यूमन का भी जो डायमीटर है वो भी कम ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड। डायलेजर, दूसरा हमारा स्पेशल रिक्वायरमेंट है डायलेजर्स की, किस तरीके के डायलेजर्स होने चाहिए। द साइज ऑफ द डायलेजर इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द बॉडी सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड। तो डायलेजर का जो साइज़ है वो भी पीडियाट्रिक पेशेंट की बॉडी साइज़ के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है। डायलेजर सुटेबल फॉर चिल्ड्रन आर F4। जो बच्चों में सुटेबल होता है जो डायलेजर वो F4 का होता है जिसका सरफेस एरिया 0.8 मीटर स्क्वायर होता है, एंड F5 डायलेजर जिसका 1.0 मीटर स्क्वायर होता है। तो हम F4 और F5 डायलेजर्स हम पीडियाट्रिक के पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। इफ़ वेट इज़ मोर देन 30 kg, अगर उस किसी बच्चे का वजन 30 kg से ज़्यादा है तो हम F6 डायलेजर जिसका सरफेस एरिया 1.3 मीटर स्क्वायर होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है ट्यूबिंग्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्यूबिंग्स हैं, आर्टीरियल एंड वीनस ट्यूबिंग। जैसे एडल्ट में यूज़ होती है वैसे ही सेम इसमें भी यूज़ होती हैं। द ल्यूमस ऑफ द ब्लड ट्यूबिंग आर स्मॉलर एंड द कैपेसिटी विल बी लो, लेकिन इनका जो कैपेसिटी है और जो उसका वॉल्यूम है वो कम होता है एज़ कम्पेरिजन टू अडल्ट की जो ब्लड ट्यूबिंग्स होती हैं। चिल्ड्रन शुड बी डायलाइज्ड यूजिंग पीडियाट्रिक ट्यूबिंग ओनली बिकॉज दे मे नॉट टॉलरेट हायर एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल वॉल्यूम ऑफ अडल्ट ट्यूबिंग सेट। हमें चिल्ड्रन की जो ट्यूबिंग्स होती हैं वो हमें नहीं यूज़ कर वो हमें यूज़ उससे का जो वॉल्यूम है वो हमें कम यूज़ करना है एज़ कम्पेयर टू जो आपका एडल्ट का जो रहता है। द ब्लड ट्यूबिंग सेट फॉर पीडियाट्रिक डायलिसिस आर अवेलेबल इन 2 साइज, दो साइज़ में आती हैं। द प्राइमिंग वॉल्यूम इज़ लेसर देन स्टैंडर्ड अडल्ट ट्यूबिंग। जो स्टैंडर्ड अडल्ट की जो ट्यूबिंग होती है उनका जो प्राइमिंग वॉल्यूम होता है उसके कंपेयर में जो पीडियाट्रिक वाले पेशेंट्स की जो ब्लड ट्यूबिंग होती है उनका वॉल्यूम जो है वो कम रहता है प्राइमिंग का। फॉर न्यूनेटल ब्लड ट्यूबिंग द प्राइमिंग वॉल्यूम इज, जो नवजात शिशु जो होते हैं उनकी ब्लड ट्यूबिंग का जो प्राइमिंग वॉल्यूम होता है जो 25 ml होता है, और जो पीडियाट्रिक जो पेशेंट्स होते हैं उनका जो ब्लड वॉल्यूम होता है 75 ml उसका प्राइमिंग वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है प्राइमिंग वॉल्यूम क्या होता है। इन चिल्ड्रन इफ़ द एक्स्ट्रा कार्पोरियल सर्किट वॉल्यूम नेवर एक्सीड 10%, जितना पेशेंट का ब्लड का वॉल्यूम है उससे 10% ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका प्राइमिंग वॉल्यूम ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। द सर्किट शुड बी प्राइम्ड विद द नॉर्मल सलाइन, और उस वो जो सर्किट है उसका जो प्राइमिंग आपको करनी है वो नॉर्मल सलाइन से करनी है और 5% अल्बुमिन से आप करते हैं। द सर्किट वॉल्यूम इंक्लूड द डायलेजर प्राइमिंग वॉल्यूम एंड द वॉल्यूम ऑफ ब्लड लाइन। जो सर्किट का जो वॉल्यूम होता है वो आपके डायलेजर के प्राइमिंग वॉल्यूम और द वॉल्यूम ऑफ ब्लड लाइन जो आपकी जो ब्लड लाइन्स हैं उसका वॉल्यूम बराबर होता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है ब्लड फ्लो रेट। हम ब्लड फ्लो रेट कितना रखते हैं। द ब्लड फ्लो रेट शुड बी लोअर देन 4 to 5 ml per kg per minute ड्यूरिंग द फर्स्ट डायलिसिस। जो ब्लड फ्लो रेट है वो 4 से 5 ml per kg per minute हमें
पहली डायलिसिस जब फर्स्ट डायलिसिस हो रही है किसी बच्चे की, तो हमें उसका जो ब्लड फ्लो रेट है वो 4 से लेके 5 ml पर kg पर मिनट के अकॉर्डिंग रखनी है। एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे हमें उसको बढ़ाना है, 8 से लेके 10 ml पर kg पर मिनट तक हम इसको ले जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है डायलिसिस फ्लो रेट। डायलिसिस फ्लो रेट मेंटेन बिटवीन 300 से 500 ml पर मिनट। जो डायलिसिस का जो फ्लो रेट होता है वो आपका 300 से लेके 500 ml पर मिनट बच्चों में रखते हैं जिसका वेट 20 kg से कम रहता है। वहीं 500 से लेके 800 ml पर मिनट डायलिसिस फ्लो रेट जिन बच्चों का वेट जो है वो 20 kg से ज़्यादा रहता है। मोस्ट सेंटर मेंटेन द डायलिसिस ब्लड फ्लो रेट अराउंड 500 से 600 ml पर मिनट। बहुत सारे सेंटर्स हैं जो कि पीडियाट्रिक डायलिसिस के दौरान उनका जो डायलिसिस फ्लो रेट है वो 500 से 600 ml पर मिनट भी रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यूएफ। हम यूएफ कितना निकालते हैं पेशेंट का। द अमाउंट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रिक्वायर्ड इज एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द ड्राई वेट। जो कितना यूएफ हमको निकालना है वो डिपेंड करता है कि कितना पेशेंट का जो है ड्राई वेट है। द इंट्राडायलेटिंग वेट गेन, और किस पे डिपेंड करता है, इंट्राडायलेटिंग वेट गेन, अडीमा एंड द वाइटल साइंस, उसके वाइटल साइंस क्या हैं, उन सब बेसिस पे हम यूएफ पीडियाट्रिक डायलिसिस पेशेंट का डिसाइड करते हैं कि उसका ड्राई वेट कितना है, उसका इंट्राडायलेटिंग वेट गेन कितना है और उसको अडीमा कितना है। ये सब फैक्टर्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि आप कितना यूएफ लगाएंगे। नेक्स्ट है इनिशियल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट में बी सेट एट, शुरुआती में जब शुरुआत में अगर कोई बच्चा आ रहा है तो इनिशियल उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो हम 8 ml पर kg पर आवर लगाएंगे एंड देन इंक्रीज, फिर उसको हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे जैसे जैसे वो टॉलरेट करता जाएगा। वैसे हम 12 ml पर kg पर आवर हम उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लगाएंगे। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ द बॉडी वेट। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमें उसके बॉडी वेट से 5% एक्सीड नहीं करना है। नेक्स्ट स्लाइड। फिर हम बात करते हैं लेंथ एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ डायलिसिस, कि कितनी देर तक ये डायलिसिस की जो फ्रिक्वेंसी है वो चलनी चाहिए। एंड द फर्स्ट डायलिसिस सेशन इज़ वेरी शॉर्ट। जो पहला डायलिसिस का जो सेशन होता है वो बहुत ही कम समय का होता है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। और हम क्यों इतना शॉर्ट रखते हैं, क्योंकि हमें डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम को हमें बचाना है। द एम इज़ टू अचीव ओनली 30% रिडक्शन इन यूरिया ड्यूरिंग द फर्स्ट डायलिसिस। हमारा मेन पर्पस क्या है कि पहली डायलिसिस में हमें सिर्फ 30% ही यूरिया का रिडक्शन करना है, विच इज़ यूजली 30 to 45 मिनट में हो जाता है। ठीक है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 डायलिसिस सेशन, अगले 2 सेशंस में हमारा जो मेन उद्देश्य है, जो मेन एम है हमारा 50% यूरिया का रिडक्शन करना है हमको। मे बी टारगेटेड बाय इंक्रीजिंग द टाइम 1.5 से 2 आवर्स, 1.5 से 2 घंटे तक हम ये डायलिसिस कर सकते हैं और हमें 50% यूरिया का रिडक्शन हमें करना है। द टारगेटेड शुड बी 70% रिडक्शन इन यूरिया ड्यूरिंग द 3 to 4 आवर सेशंस। और नेक्स्ट हमारा जो हमारा नेक्स्ट सेशंस जो होगा उसमें 70% यूरिया का रिडक्शन करना है और हमें डायलिसिस कितनी देर की रखनी है, 3 से 4 घंटे की। फॉर चिल्ड्रन क्रोनिक मेंटेनेंस एचडी इज़ डन 3 times a week। और जैसे जैसे अब पेशेंट जो चिल्ड्रन है वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ में जाएगा तो हमें क्या करना है, वीक में हमें 3 बार डायलिसिस के लिए भी उस पेशेंट को बोलना है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है एंटी कोआगुलेशन। हम जो एंटी कोआगुलेशन जो ब्लड को थिन करने के लिए जो एक एंटी कोआगुलेंट हेपारिन का हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग डायलिसिस, वो हमें कितना देना है। जनरली हम अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन का हम यूज़ करते हैं। A loading dose of 20 international unit per kg bolus is administered into the heparin line in the arterial end of the tubing before the blood enters the dialyzer। जो लोडिंग डोज जो हम स्टार्टिंग में देते हैं वो 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से हम आर्टीरियल ब्लड लाइन में हम देंगे जब ब्लड जो है एंटर कर रहा होगा डायलाइजर में तब। ठीक है। दिस इज़ फॉलोड बाय कंटिन्यूअस हेपारिन इन्फ्यूजन। और फिर आगे कंटिन्यूअस जो हेपारिन का जो इन्फ्यूज़न है वो 10 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर आवर के हिसाब से देते हैं। द इन्फ्यूज़न इज़ कंटिन्यूड टिल द एंड ऑफ द सेशन। जो इन्फ्यूज़न है वो लगातार चलता रहेगा। इफ़ द कैथेटर इज़ यूज्ड एज एक्सेस, अगर हमने कैथेटर लगाया है एक्सेस के तौर पर तब हम इन्फ्यूज़न जो है हेपारिन का जो इन्फ्यूज़न है वो जो डायलिसिस का जो सेशन है वो एंड तक हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। इन केस ऑफ एवी फिस्टुला, अगर किसी चिल्ड्रन का एवी फिस्टुला बना हुआ है
द हेपेरिन इन्फ्यूज़न इज स्टॉप्ड 30 to 60 मिनट। तो हेपेरिन का जो इन्फ्यूज़न है वो हम 30 या 1 घंटे पहले हम उसको रोक देंगे, बिफोर द एंड ऑफ द सेशन। जब उसका सेशन ख़त्म हो रहा होगा डायलिसिस का, तो हम उससे आधे घंटे या 1 घंटे पहले हम उसको स्टॉप कर देंगे हेपेरिन को। दिस विल मिनिमाइज द चांस ऑफ ब्लीडिंग। ये क्या करता है, बहुत कम चांसेस कर देता है ब्लीडिंग के। फॉर द निडल पंचर साइट व्हेन द निडल इज टेकन आउट। जिस जगह पे निडल लगी होती है वहाँ से अगर हम निडल को रिमूव करते हैं, वहाँ से अगर हमने 30 या आधे घंटे पहले हमने हेपेरिन को बंद कर दिया तो ब्लीडिंग का चांस कम हो जाता है। इफ़ द हीमोडायलिसिस कैथेटर इज इंसर्टेड, अगर हमने हीमोडायलिसिस कैथेटर को इंसर्ट किया है जस्ट बिफोर और ऑन द सेम डे ऑफ द डायलिसिस, हेपेरिन फ्री डायलिसिस शुड बी डन। अगर जिस दिन उसकी डायलिसिस हो रही है किसी बच्चे की और उसी दिन आपने कैथेटर लगाया है तो उस दिन हमको हेपेरिन फ्री डायलिसिस करनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ड्यूरिंग डायलिसिस पीडियाट्रिक पेशेंट्स को। जो पहला कॉमन है हाइपोटेंशन, यानी बीपी का कम होना। देयर आर वेरियस कॉजेज ऑफ हाइपोटेंशन, बहुत सारे कॉजेज हैं हाइपोटेंशन की ड्यूरिंग द डायलिसिस, लाइक सेप्सिस, इन्फेक्शन हो जाना, एनीमिया, ब्लड की कमी होना, ओवर एस्टिमेशन ऑफ ड्राई वेट। अगर हमने ज़्यादा एस्टिमेट कर लिया है ड्राई वेट, ड्राई वेट होता क्या है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड अगर आपकी बॉडी में नहीं है उसको हम ड्राई वेट बोलते हैं। अगर हमने ड्राई वेट अगर हमने गलत कैलकुलेट किया है तो भी पेशेंट जो है वो हाइपोटेंशन में जा सकता है। नेक्स्ट है हाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट, अगर आपने ज़्यादा यूएफ लगा दिया है तो भी पेशेंट जो है वो हाइपोटेंशन में जा सकता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, हम उसको मैनेज कैसे करेंगे। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई मेंटेनिंग द हीमोग्लोबिन बिटवीन 11 to 12 ग्राम पर DL। हम इसको कैसे मेंटेन करेंगे, हीमोग्लोबिन जो है उस पेशेंट का लगभग 11 से 12 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अवॉइडिंग प्री HD एंटी हाइपरटेंसिव, और उसको बोलेंगे कि आप पहले से जिस दिन आपका हीमोडायलिसिस हो रहा है उस दिन आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ना लेकर आएँ, ना ही खाएँ। हाइपोटेंशन इज ट्रीटेड बाय रिड्यूसिंग UF टू मिनिमम। हाइपोटेंशन को हम कैसे ट्रीट करते हैं, जब हम UF को कम रखें। रेजिंग द लेग्स पैसिवली, और जो आपके उस बच्चे के जो लेग्स हैं उसको हम थोड़ा सा उठाना है फ्रॉम द हार्ट लेवल, हार्ट के लेवल से, एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग 50 to 100 ml नॉर्मल सलाइन उसको हमें पेशेंट को देनी है। वंस द चाइल्ड इज स्टेबल, जैसे ही पेशेंट जो स्टेबल हो जाएगा UF कैन बी रीस्टार्ट, UF को आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलता है डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। दिस इज कॉज्ड बाय रैपिड रिडक्शन ऑफ यूरिया। ये किस लिए देखने को मिलता है, जब हम ज़्यादा तेज़ी से यूरिया का रिडक्शन करते हैं तो सेरेब्रल एडीमा हो जाता है पेशेंट को। दिस कॉम्प्लिकेशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग द फर्स्ट डायलिसिस शॉर्ट। ये कॉम्प्लिकेशन हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जब हम डायलिसिस का जो ड्यूरेशन है पहले डायलिसिस का वो शॉर्ट रखें, एंड ग्रेजुअली इंक्रीज, और धीरे धीरे हम बढ़ाएं द डोज ऑन डेली बेसिस। जो डोज दे रहे हैं उन बेसिस पे हम धीरे धीरे पेशेंट के जो ड्यूरेशन है डायलिसिस का वो हम धीरे धीरे जब बढ़ाते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन हमें नहीं होता है उस पेशेंट को। द एम शुड बी रिड्यूस यूरिया लेवल बाई लेस देन 20%, 30% एंड 40% फॉर द फर्स्ट 3 डायलिसिस। जो हमारा एम जो होना चाहिए यूरिया रिडक्शन का वो पहले डायलिसिस में 20%, फिर 30% एंड देन 40% फॉर द फर्स्ट 3 डायलिसिस सेशंस, ठीक है। तो जो सेशंस होने वाले हैं आगे पेशेंट को उसका यूरिया का रिडक्शन इतना इतना होना चाहिए। नेक्स्ट, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम को हम मैनेज कैसे करेंगे। यूज़ ऑफ मैनिटॉल, मैनिटॉल का हम यूज़ करके, मैनिटॉल क्या है, एक ऑस्मोटिक डायरेटिक है। नेक्स्ट है 25% डेक्सट्रोज, या फिर हम 3% नॉर्मल सलाइन से भी हम क्या कर सकते हैं, सेरेब्रल एडीमा के जो जिस वजह से वो रिड्यूस हो रहा है उसको हम मैनेज करके हम डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन हमको देखने को मिलता है मसल्स क्रैम्प्स। मसल्स क्रैम्प्स आर द मोस्ट प्रिवेलेंट इंट्राडायलिटिक कॉम्प्लिकेशन। बहुत ज़्यादा मसल्स क्रैम्प हमें डायलिसिस पेशेंट्स में देखने को मिलता है, एंड एन इम्पॉर्टेंट डिफिकल्टी फॉर पेशेंट। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी करता है पेशेंट्स में। द फ्रिक्वेंसी ऑफ मसल्स क्रैम्प इज़ अबाउट 35 से लेके 86% जो है पेशेंट्स को हीमोडायलिसिस के दौरान मसल्स क्रैम्प्स आते हैं। रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स क्रैम्प्स, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। पहला है हाई यूएफ, अगर आप ज़्यादा यूएफ लगा देंगे पेशेंट का तो हमें तो उस पेशेंट को मसल्स क्रैम्प्स देखने को मिलेगा। हाइपोटेंशन में जा रहा है तो भी आपको मसल्स क्रैम्प, हाइपोवॉलीमिया में, लो डायलिसेट सोडियम, ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि मसल्स क्रैम्प्स करते हैं। मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम मसल्स क्रैम्प्स का। मसल्स क्रैम्प्स कैन बी ट्रीटेड बाय
टोनिक एंड हाइपोटोनिक सलाइन, जब भी मसल्स क्रैम्प्स आ रहा है तो आप उस पेशेंट को आइसोटोनिक या फिर हाइपोटोनिक सलाइन दे सकते हैं। हाइपोटोनिक डेक्सट्रोज सॉल्यूशन से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। जब कोई पेशेंट डायलिसिस के पे जाता है तो उसका जो न्यूट्रिशनल जो हेल्थ रहती है वो काफ़ी वीक हो जाती है। द सीरम एल्बुमिन कैन बी यूज्ड एज ए मार्कर फॉर द न्यूट्रिशनल स्टेटस। अगर हमें किसी पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस देखना है तो सीरम एल्बुमिन मार्कर है जो कि हमें बताता है कि उस पेशेंट का कितना न्यूट्रिशन है, कितना न्यूट्रिशियस है। चिल्ड्रन विद ESRD एंड दोज ऑन डायलिसिस, जो पेशेंट या जो चिल्ड्रन ESRD पर हैं या फिर डायलिसिस पर हैं, हु हैव लोअर लेवल ऑफ एल्बुमिन, उनके पास बहुत कम लेवल होता है एल्बुमिन का, एंड हैव हाई मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी रेट, और जिन लोगों में एल्बुमिन की मात्रा कम होती है उनका मृत्यु दर भी ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है कार्डियक कंडीशन लाइक अ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ये भी एक कंडीशन है जो कि पीडियाट्रिक डायलिसिस पेशेंट में देखने को मिलती है। कार्डिक फंक्शन इम्प्रूव इन वेल डायलाइज चिल्ड्रन, अगर अच्छे से डायलिसिस हो रही है किसी बच्चे की तो ये कार्डिक फंक्शन जो है, हार्ट का जो फंक्शन है वो अच्छा देखने को मिलता है। हु हैव नो फ्लूइड ओवरलोड, और कोई भी ओवरलोड नहीं होगा फ्लूइड का, एंड वेल कंट्रोल ब्लड प्रेशर, और अच्छा खासा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, लगभग 6 महीने। तो अगर किसी पेशेंट की अच्छी डायलिसिस हो रही है तो उसको ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस। हमको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए पीडियाट्रिक डायलिसिस के लिए। पहला है वैक्सीनेशन, उस पेशेंट को वैक्सीनेशन आपको प्रोवाइड कराना है। वैक्सीन्स आर इंपॉर्टेंट इन चिल्ड्रन ऑन डायलिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायलिसिस के चिल्ड्रंस के लिए। एंड दोज हु आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर रीनल ट्रांसप्लांटेशन, और किसके लिए, जो रीनल ट्रांसप्लांटेशन के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं ऐसे बच्चे, उनके लिए भी वैक्सीनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ वैक्सीन्स हैं जैसे कि फ्लू, हेपेटाइटिस वी, नीमोकोकल, TDPA, टिटनस, डिप्थीरिया एंड पेरियोसिस, मिसल्स, मप्स एंड रूबेला की वैक्सीन्स, वेरिसेला की वैक्सीन, चिकन पॉक्स, मेनिंजियोकोकल की वैक्सीन यानी HPV की वैक्सीन, ये सारी वैक्सीन्स उस पेशेंट को लगनी चाहिए, रिकमेंडेड हैं। अगर कोई पेशेंट रीनल ट्रांसप्लांट के लिए भी जा रहा है तो ये सारी वैक्सीन्स उसको लगनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन एराइथ्रोपोइटिन यानी APO। ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स विद एनीमिया, अगर किसी हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं एनीमिया के लिए ऑन डायलिसिस, जो कि डायलिसिस पर है, इन यूजिंग अ सबक्यूटेनियस EPO, उसको हम सबक्यूटेनियसली EPO का इंजेक्शन देते हैं। आफ्टर करेक्टिंग आयरन डिफिशियंसी, जब हम आयरन डिफिशियंसी को करेक्ट करना है, एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, और उसका इन्फेक्शन भी कंट्रोल करना है। तो हमको अगर किसी पेशेंट को एनीमिया से ट्रीट करना है तो हमें EPO का इंजेक्शन देना चाहिए। ट्रीटमेंट विद एराइथ्रोपोइटिन में बी इनइफेक्टिव in patient who have insufficient blood forming factors like iron, vitamin B12 and folic acid। अगर किसी पेशेंट के अंदर आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी है तो EPO का जो इंजेक्शन है वो काम नहीं करेगा, वो इनइफेक्टिव है। तो सबसे पहले हमें पेशेंट को आयरन और विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की जो नॉर्मल वैल्यू है वहाँ तक हमें पेशेंट को सप्लीमेंट्स देने चाहिए। देन फिर हमको EPO का इंजेक्शन देकर ही हम किसी पेशेंट की एनीमिया को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस पूरे सेशन में हमने क्या पढ़ा, तो एक बार फिर से समरी देख लेते हैं। HD machine should take place in specialized pediatric centers able to provide multidisciplinary support। जो HD मशीन होती है पीडियाट्रिक डायलिसिस पेशेंट की, वो एक स्पेशलाइज्ड होनी चाहिए और उसमें हर तरीके का सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए उस पेशेंट को हम दे सकें। डायलिजर्स एंड लाइन्स मस्ट बी अवेलेबल फॉर पीडियाट्रिक एंड न्यूनेटल एंड एडल्ट साइज, और उस डायलिसिस यूनिट में जो डायलिज़र और डायलिज़र की जो ब्लड लाइंस रहती हैं उनका जो साइज़ है, यानी पीडियाट्रिक के लिए जो डायलिज़र का साइज़ है, ब्लड लाइंस हैं, न्यूनेटल का जो ब्लड लाइन है, डायलिज़र है, उन सब का साइज़ अवेलेबल होना चाहिए। सिंथेटिक एंड मॉडिफाइड लो फ्लक्स मेम्ब्रेन आर रिकमेंडेड। सिंथेटिक मॉडिफाइड लो फ्लक्स मेम्ब्रेन जो है वो रिकमेंडेड की जाती हैं, बट हाई फ्लक्स मेम्ब्रेन शुड बी कंसीडर्ड, उनको भी हम कंसीडर कर सकते हैं ईजिली इन क्रोनिक लॉन्ग टर्म डायलिसिस। अगर किसी पीडियाट्रिक डायलिसिस पेशेंट की ज़्यादा लंबे समय से डायलिसिस हो रही है तो फिर हम हाई फ्लक्स मेम्ब्रेन का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। A fistula should be considered in children for long term dialysis। एक फिस्टुला हमें बोलना चाहिए पेशेंट को बनवाने के लिए अगर उसको लंबी समय से डायलिसिस चलेगी। फिजियोलॉजिकल प्रिपरेशंस इज़ नेसेसरी, उसका फिजियोलॉजिकल
प्रिपरेशंस उसको रहनी चाहिए बिफोर फिस्टुला क्रिएशन, एंड पेन ड्यूरिंग निडलिंग प्रिवेंटेड, और जो पेन होने वाला है निडलिंग के दौरान वो भी हमें बचाना चाहिए। वेस्कुलर एक्सेस सर्जरी शुड बी अंडरटेकन बाय अप्रोप्रिएटली ट्रेंड एंड स्किल्ड स्टाफ। जो वेस्कुलर एक्सेस का जो क्रिएशन होता है वो भी किसी अच्छे ट्रेंड स्किल्ड स्टाफ के ही अंडर में होना चाहिए। अब KTYV ऑफ 1.2, KTYV होता है एडिक्वेसी, यानी कितनी अच्छी डायलिसिस हो रही है, तो वो उसकी जो वैल्यू है 1.2 के अप्रॉक्स आनी चाहिए। शुड बी मिनिमम फॉर चिल्ड्रन एंड शुड बी चेक्ड मंथली, और उसको हर महीने चेक करना चाहिए। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस, और आपको क्या करना चाहिए कि उस पेशेंट का कितना ग्रोथ हो रहा है और कितना न्यूट्रिशनल स्टेटस है उस बच्चे का, शुड बी रेगुलरली मेज़र करना चाहिए, आपको रोज़ रेगुलरली मेज़र करना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ डायलिसिस एडिक्वेसी। ड्राई वेट नीड्स रेगुलर असेसमेंट इन द ग्रोइंग चाइल्ड, और ड्राई वेट को भी आपको असेस करना चाहिए जो भी डायलिसिस का जो पेशेंट्स हैं उनके। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल rgcsk.edu को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।